नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से स्टडी करे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कुछ दिनों से अपने वीडियो नहीं आ रही हैं, इसका रीजन ये था कि तबीयत थोड़ा साथ नहीं दे रही थी। अभी भी लग रहा होगा ना वो इसमें थोड़ा सा, तो तबीयत थोड़ी खराब हो रखी है। अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखो क्या है कि पॉलिटिकल का पार्ट पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। आपको पता होगा इस चीज का। हमने पीछे फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़े थे कि कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, कहाँ से इनको ग्रहण किया गया है, भाषा कहाँ से ली गई है, और हमने अनुच्छेद लगभग 12 देख लिया था। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में और इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो चलो साथियों, अब अपने अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। हाँ देखो, यहां पर लिखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 इसके अंदर न्यायिक पुनर्लोकन के बारे में बताया गया। अभी क्या बताया गया है साथियों? न्यायिक पुनर्लोकन के बारे में, पुनर्लोकन के बारे में बताया गया है। ये क्या चीज थी? हमने पिछली वीडियो में थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन समय के अभाव के कारण वो पूरा नहीं हो पाया था टॉपिक, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब ये होता है साथियों कि यहां जैसे अपने बात करते हैं विधि की, और विधि का मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही है। विधि का मतलब होता है कानून। एक कानून तो वो था जब अपना संविधान लागू नहीं हुआ था, और आपको पता है साथियों कि अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो उससे पहले भी तो विधि थी ना, वहां भी तो कानून बने हुए थे। उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखो, एक तो अपने कहेंगे कि संविधान को लागू होने से पहले की विधि, संविधान के लागू होने से पहले की विधि, लागू होने से पहले की विधि। देख मेरे भाई, विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून। यानी जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले भी तो अंग्रेजी सरकार चलाते थे ना। अंग्रेज लोग सरकार चलाते थे या नहीं चलाते थे? बिल्कुल सर चलाते थे। तो वही वहां में भी तो कौन थे? कानून थे ना। एक संविधान लागू होने के बाद में विधि, संविधान लागू होने के बाद की विधि, होने के बाद की विधि। अब सुनिए मेरी बात। अब संविधान में, संविधान के लागू होने से पहले की जो विधि थी, इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया वो सुनिए। मान लो ये अपना विधि है, इसके अंदर ये बातें लिखी गई है, कुछ बातें, ये बातें लिखी गई है। अब मान लो इसके ये जो पहली लेन है, इतने इतने भाग के अंदर ये क्या कर रही है? ये विधि की आलोचना कर रही है, विधि का संरक्षण नहीं कर रही है। यानी इससे क्या हो रहा है? संविधान को नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये इतनी जो विधि है वो क्या कर रही है? यहां पर आलोचना कर रही है। यानी ये क्या है? अभी संविधान में इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसके संविधान में जरूरत नहीं है। तो देखो, संविधान के लागू होने से पहले की अगर कोई विधि है तो इसे क्या कर दिया जाएगा साथियों? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ इतना सारा भाग था, इतने सारे भाग में कुछ भाग मान लो इसका ये संविधान की आलोचना कर रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? कुछ समय के लिए इसको निष्क्रिय कर देंगे। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है साथियों, वो भी आपको बता देता हूं। ये इतना पार्ट अपने काम का नहीं है तो उसको क्या कर देंगे? निष्क्रिय कर देंगे। मान लो भविष्य के अंदर जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो वापस इसको सक्रिय किया जा सकता है। इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक बार साथ बोल, क्या बोलते हैं? आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं। इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है मेरा भाई
तेरा एक कहता है। क्या कहता है? आच्छादन का सिद्धांत। देख मेरे भाई कैसे समझना है, जैसे संविधान के लागू होने से पहले की अगर कोई विधि है और वो अभी काम की नहीं रही तो उसे कुछ समय के लिए निष्क्रिय किया जाता है। निष्क्रिय का मतलब क्या किया जाता है? कुछ समय के लिए उसको हटा दिया जाता है। कैसे समझेंगे? देखिए अभी देखो सर्दी है तो अपने एसी बंद है, पंखे वगैरह सब कुछ बंद है ना, तो ये कुछ समय के लिए क्या कर दी गई? निष्क्रिय कर दी गई है। जैसे गर्मी आती है अपने क्या कर लेते हैं? वापिस से एसी और पंखे है वो चलाना शुरू कर देते हैं, यानी क्या कर लेते हैं? सक्रिय कर लेते हैं ना। तो वो क्या कहलाता है सिद्धांत? वो आच्छादन का सिद्धांत कहलाता है। और ये सिद्धांत, ये विधि किसके अंदर किया जाता था? जब संविधान के लागू होने से पहले की अगर कोई विधि है तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता था। इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उस वस्तु को ढक देना, यानी इतने भाग को क्या करेंगे? कुछ समय के लिए ढक देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे वापस से यूज कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखिए मेरे भाई, जैसे मान के चलो आपके पास में 5 रसगुल्ले हैं। हाँ रसगुल्ला, गुरुजी रसगुल्ला नाम मान लो पानी हुआ है। अरे कोई बात नहीं, सुन मेरे भाई, देख 5 रसगुल्ले हैं आपके पास में और आपकी कैपेसिटी है कि आप 2 ही खा सकते हो और 3 को आपने जाके फ्रिज में रख दिया कि बाद में खाऊंगा इनको, क्या करूंगा भाई? बाद में खाऊंगा। तो आपने उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया है? निष्क्रिय कर दिया है। जैसे ही भूख लगी फ्रिज खोला और 3 फिर खा लिए। अरे समझ में आया या नहीं आया? आ गया तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिए मेरे भाई, पूरा का पूरा कंटेंट आपको दूंगा और अच्छी तरीके से दूंगा, सुनते जाइए। देखिए संविधान लागू होने की बाद की अगर कोई विधि है, देखो अगर यहाँ पर ये इतना सारा विधि यानी यहाँ पे कानून था और इसका इतना हिस्सा मान लो ये अभी अपने काम का नहीं रहा, तब अगर संविधान लागू होने के बाद की जो विधि है ना और इतना सा हिस्सा अगर अपने काम का नहीं रहा तो इसको निष्क्रिय, यहां तो विधि से पहले क्या क्या था? संविधान के लागू होने से पहले तो हम क्या करे थे? निष्क्रिय करे थे। अब यहां क्या करेंगे साथियों? इसको अलग ही कर देंगे। इसको क्या कर देंगे साथियों? अलग ही कर देंगे। समझ में आई क्या बात? संविधान लागू होने के बाद की जो विधि थी अगर उसमें से कुछ अगर हमारे को काम का नहीं रहता है तो हम उसको अलग कर देंगे, जिसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का क्या कहते हैं साथियों? नियम कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब उदाहरण के रूप में समझो जैसे समझो आपके पास में थे 5 रसगुल्ले थे, 5 में से आपने क्या किया? 2 रसगुल्ले तो खा लिए। आपके पास में कितने बचे? 3 को आपने क्या किया? गली में जाके फेंक के आ गए, गली में फेंक दिया। और फिर आपको भूख लगी तो क्या उन रसगुल्लों को चक्के उठा के खा लोगे क्या? नहीं सर, नहीं खा सकते। तो पृथक्करण का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक किसी वस्तु को किसी से अलग कर दिया है तो उसको वापस नहीं जोड़ सकते। और इस बात को तो आप समझते ही हो, है ना? अरे समझते ही नहीं समझते हो? अलग होने के बाद भी वो बात रहती है या नहीं रहती? आप अच्छी तरह से जानते हो। चलो कोई बात नहीं, सुनिए दोनों में ये अंतर है कि अगर संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि है तो उसको हम बोलेंगे आच्छादन का सिद्धांत बोलेंगे। उसे कुछ समय के लिए निष्क्रिय किया जा सकता है लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको वापस से काम में लिया जा सकता है। अगर संविधान लागू होने के बाद की विधि है तो उसे पृथक कर दिया जाएगा, वापस से उसका प्रयोग नहीं ला सकते। उदाहरण के रूप में और समझो, मान लो हमने पंखा लगा रखा है, ऐसे चल रही है अपनी। अब किया कि जैसे ही सर्दी आई हमने क्या किया? पंखे को, एसी को थोड़ा मोड़ा और बाहर फेंक दिया। क्या उसको वापस अगली गर्मियों में हम चला सकते हैं क्या? हाँ सर चला सकते हैं। अरे उसको ठीक करवाने के बाद चला सकते हैं, वैसे तो नहीं चला सकते ना, उसको वैसे तो काम नहीं ले सकते, रिपेयर कराना पड़ेगा तभी वो चलेगी। तो इसी प्रकार से जब हम किसी को अलग ही कर देते हैं तो वो उसको पृथक्करण के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट था। ये आपका 13(1) के अंदर है और ये आपका पृथक्करण का जो नियम है वो 13(2) के अंदर है। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक बार अपने लिखते हैं इसको, उसके बाद में आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखो अपने सबसे पहले लिखते हैं 13(1) लिखते हैं कि 13(1) में क्या बात कही गई है?
बिल्कुल आराम से नोट्स बनाते रहना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से करवा देंगे आपको। हाँ, यहां से अपना स्टार्ट करते हैं 13-1 और इसमें लिखना है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बात लिखनी है साथियों आपको? अगर कोई विधि संविधान निर्माण से पहले की है, निर्माण से पहले की है और वो संविधान में असंगत है, वो संविधान में असंगत है, तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो उसे कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया जाता है भाई। और जरूरत पड़ने पर वापिस से सक्रिय किया जा सकता है भाई, वापिस से सक्रिय किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार आपको लिख लीजिए, उसके बाद में अपने दूसरे सिद्धांत पे पढ़ेंगे। बिल्कुल आगे चलते हैं अपने। अब साथियों अगर हम बात करेंगे 13-2 की, अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बात की गई है साथियों? इस सिद्धांत में ये बात की गई है कि अगर कोई सिद्धांत, अगर कोई विधि संविधान बनने के बाद की है, तो उसे बाद की है और उसका कुछ भाग संविधान में असंगत है, तो उसे समाप्त कर देंगे भी। तो उसे क्या कर देंगे भी? समाप्त कर देंगे। क्या उसे भविष्य में वापस से ला सकते हैं क्या? नहीं, उसे नहीं ला सकते भाई। एक बात आप नोट लगा के लिखोगे कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर, भविष्य में पुनः जरूरत पड़ने पर उसको वापिस से नहीं लाया जा सकता भाई, वापिस से नहीं लाया जा सकता भाई। और उसके अंदर वापिस से लाके आ सकते थे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं फिर। बिल्कुल भाई आगे चलते हैं। 13-3 के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। 13-3 क्या कहता है? तेरह 3 बिल्कुल इजी है साथियों। इसके अंदर विधि की परिभाषा के बारे में बताया गया है आपको। 13-3 इसमें विधि की परिभाषा के बारे में बताया गया है, विधि की परिभाषा। और इसमें ये कहा गया है साथियों कि राज्य द्वारा ऐसा कोई अध्यादेश राज्य के द्वारा जारी
कोई अध्यादेश, अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, अधिसूचना, या फिर कोई प्रथा या कोई रीति है, रीति संविधान की दृष्टि से असंगत है, संविधान की दृष्टि से असंगत है, असंगत है, तो उसे हटाया जा सकता है। तो उसे क्या किया जा सकता है साथियों? हटाया जा सकता है। 13(3) में क्या कहा गया है? विधि की परिभाषा के बारे में बताया गया है और इसमें ये बात कही गई है साथियों, क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा जारी कोई अध्यादेश हो गया, कोई आदेश हो गया, कोई अधिसूचना होगी, कोई प्रथा होगी, कोई रीति होगी, तो ये अगर संविधान की दृष्टि से असंगत है तो उसे हटाया जा सकता है। ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? 13(3) कहता है। 13(1) क्या कहता है? 13(1) आच्छादन के सिद्धांत के बारे में बताता है। 13(2) किसके बारे में बताता है? पृथक्करण सिद्धांत के बारे में बताता है। 13(3) विधि की परिभाषा के बारे में बताता है और कहता है कि राज्य के द्वारा जारी कोई भी आदेश, अध्यादेश या अधिसूचना या प्रथा या कोई रीति है तो संविधान में क्या है? असंगत है, तो उसे हटाया जा सकता है। एक लास्ट बचा है 13(4), वो भी हम देखते हैं। देखो क्या हुआ था एक संविधान संशोधन हुआ था भाई। 13(4) के बारे में बताता हूँ, लास्ट है ये, उसके बाद में अपना 13 पूरा हो जाएगा अनुच्छेद, फिर अपने आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। देखो भी एक संविधान संशोधन हुआ था, आप सभी को पता होगा, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 को होता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 को होता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा 13(4) जोड़ा जाता है। 13(4) जोड़ा जाता है और 13(4) में क्या बात कही जाती है साथियों? ये बताओ कि इसमें एक बात कही गई थी साथियों, मेरे भाई, इसमें एक बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी? कि विधि में संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया जाएगा भाई। बहुत बड़ी बात कह दी थी कि विधि में संविधान संशोधन को, संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया जाएगा भाई, शामिल नहीं किया जाएगा भाई, नहीं किया जाएगा। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह बात जोड़ी गई थी और इसमें एक बात कही गई थी कि विधि में संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा साथियों, विधि का मतलब कानून होता है। क्या होता है साथियों? कानून होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में अगर आप मौलिक, संविधान संशोधन के द्वारा आप मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है, क्योंकि विधि के अंदर तो विधि में संविधान संशोधन को शामिल किया ही नहीं गया है। किस अनुच्छेद के तहत ये बात जोड़ी गई थी? देखो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत ये बात जोड़ी गई थी और 13(4) अनुच्छेद जोड़ा गया था और इस अनुच्छेद में एक बात कही गई थी कि विधि में संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया जाएगा। ये 13 अनुच्छेद था जो आज हमने कंप्लीट किया है और कल से हम पढ़ेंगे कौन सा? समानता का अधिकार पढ़ेंगे, जिसके अंदर अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 5 अनुच्छेद आते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।